हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की जो देश है, उन देशों में शासन प्रणाली कैसी है। यानी लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि सेना का शासन है। तो इन टॉपिकों को हमें ध्यान से सुनना है। अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत है, तो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं सेकेंड बुक में पूरी स्टोरी दे रखी है, तो उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान के बारे में, कि इन देशों के अंतर्गत देखा जाए तो कौन सी शासन प्रणाली है। तो इन्हीं टॉपिकों को हमें समझना है और पढ़ना भी है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले ध्यान से सुनना कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, 7 देशों का जब गठन हुआ तो एक सार्क बना। और हम बात करें कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आया, श्रीलंका आया, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। यानी इन देशों में कौन सी शासन प्रणाली है, उनके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा समझना भी और पढ़ना भी है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशेषता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने ही भारत के बारे में, पढ़ लेते हैं कि जैसे उत्तर में क्या पड़ता है, हिमालय पड़ता है, और दक्षिण में क्या पड़ता है, हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और पश्चिम में अरब सागर पड़ता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, जिसको हमने अभी समझ लिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण एशिया के किन देशों में कौन सी शासन व्यवस्था पाई गई है। तो बहुत आसान है कि भारत और श्रीलंका में देखा जाए तो लोकतंत्र पाया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी क्या पाया गया, लोकतंत्र और सैनिक। पहले तो हम बात करते हैं कि भाई देखा जाए तो बांग्लादेश में पहले सेना का शासन था, उसके बाद वर्तमान समय में क्या आ गया, वहां पे लोकतंत्र। लेकिन पाकिस्तान में नामात्र का लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सैनिक शासन है, क्योंकि सैनिकों का दबदबा पाया गया है। नेपाल और भूटान में पहले राजतंत्र था, लेकिन आज के मौजूदा समय में क्या है, लोकतंत्र। मालदीव में क्या पाया गया, आध्यात्मिक शासन प्रणाली और लोकतंत्र, बहुदलीय पार्टी व्यवस्था भी पाई गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र क्या है, सबकी पसंद है। हालांकि हमने जो जो अभी देशों के नाम पढ़े हैं, कहीं ना कहीं वो भारत से प्रेरित हुए थे, और भारत से जब प्रेरित हुए तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में लोकतंत्र व्यवस्था को कायम भी करना है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का शासन। इसलिए दक्षिण एशिया के देशों में अधिकतर काफी लोगों की जो पसंद है वो क्या है, लोकतंत्र है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। बहुत ही आसान है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे ही आजाद हुआ, जब संविधान बन रहा था, तो संविधान बनने के बाद जनरल अयूब खान ने अपना गलत तरीके से निर्वाचन करा लिया। निर्वाचन कराने के बाद क्या किया, कहीं ना कहीं उस शासन व्यवस्था की बागडोर इन्होंने संभालना शुरू कर दिया, और इन्होंने सेना शक्ति को जन्म दिया। तो वहां की जो जनता थी, आवाम थी, कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रही थी, और बाद में जनरल अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद देखा जाए तो जनरल याह्या खान को उस पद पर आए और कहीं ना कहीं शासन चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इनके भी शासनकाल में अगर देखा जाए तो इन्होंने भी क्या है कि सेना शासन को जन्म दिया। लेकिन 1971 की जब लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान की जब हार हुई, तो जनरल याह्या खान सरेंडर कर दिए थे। कहने का मतलब कि इनको जेल में बंद करने के बाद लोकतंत्र व्यवस्था को कायम किया गया। जुल्फी अली भुट्टो आए और कहीं ना कहीं लोकतंत्र व्यवस्था को कायम रखा गया। तो ये थी थोड़ी कहानियां। तो अब हम पढ़ते हैं कि जनरल अयूब खान और जनरल याह्या खान के समय में क्या था, इनके समय में सैनिक शासन था। और हम बात करते हैं तीसरा क्या कहता है कि जुल्फी अली भुट्टो, जनरल जिया उल हक बनर्जी भुट्टो, परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ। उसके बाद देखा जाए तो इमरान खान के समय में, वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नामात्र में है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने पाकिस्तान में सेना के बारे में पढ़ा और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। तो आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के पीछे क्या कारण, बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम बात करते हैं सैनिक, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक रूप से क्या है, यहाँ पे दबदबा है। इन्हीं कारणों से लोकतंत्र स्थायी नहीं है।
पाकिस्तान की भारत से हमेशा क्या रहती है, तनातनी लड़ाइयाँ रहती है, रहने के कारण वहाँ पे सैनिक शासन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा पश्चिम देशों ने अपनी स्वार्थ के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया था, तो ऐसे ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं सैनिक शासन को बढ़ावा देता है। ये रणनीति किससे सीखी? अमेरिका से सीखी, यानी पश्चिम के देशों से सीखी। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म गुरुओं का दबदबा, भूस्वामियों का दबदबा, लोकतंत्र की मांग जनता कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों को, व्यवस्थाओं को हटाने के बाद सेना ने कहा कि अब हमारे देश में सैनिक शासन होगा। इसलिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि भारत के साथ हमेशा तनातनी रहती है, इसलिए ये अच्छा भी मानते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है कि बांग्लादेश के संकट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस स्टोरी को पहले पढ़ लेते हैं, जो जो पॉइंट है उसके बाद मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग है, और बांग्लादेश को हम क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान। ये बंगाल और असम के हिस्से को काट कर बनाया गया है, और पाकिस्तान हमेशा यहाँ पे अपना दबदबा बनाता ही रहता है या कायम करता ही रहता है। और यहाँ पर पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान के जो वहाँ के धर्मगुरु है, सेना शासन, अभिजन या कह सकते हैं भूस्वामियों का जो दबदबा है, वो कहीं ना कहीं जबरन उर्दू भाषा थोप रहे हैं और उनकी संस्कृतियों को नष्ट कर रहे हैं। इसका विरोध वहां की जनता ने किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन आंदोलन छेड़ दिया गया था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो सेना शक्ति है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है वो है अवामी लीग। प्यारे बच्चों, आपको लिंग की जगह लीग कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर लिंग की जगह आपको क्या करना है? लीग करना है। वहां 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली, यानी किसकी बात हो रही है? शेख मुजीबुर रहमान का जब पूर्वी पाकिस्तान में जब निर्वाचन करवाया गया तो भारी बहुमत से इनको जीत तो मिल गई, लेकिन सेना जो शक्ति थी, यानी सेना का जो शासन था, कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान को शपथ नहीं दिलवा रही थी। इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान के जेल में इनको डाल दिया गया। अब भाई ये बैठ के सड़ रहे थे। अब जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो आइए हम बात करते हैं याह्या खान के दौर में। ये वही याह्या खान था जिसके समय में अगर देखा जाए तो इसने सैनिक शासन को जन्म दिया था। इसी व्यक्ति की वजह से शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था। ये पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो याह्या खान पाकिस्तान में शासन कर रहे थे। उस समय के दौर में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के जन आंदोलन को कुचलने के लिए कोशिश की। हजारों लोग मारे गए तथा लाखों शरणार्थी भारत आ गए। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों बताया जाता है कि जो बांग्लादेशी जो लोग थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो भारत में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी अप्रवासी लोग जो थे वो जल्दी से आ गए और ये शरणार्थी के रूप में आए थे। इनके पास ना तो खाने पीने के लिए कोई सामान था, ना ही कुछ भी नहीं था, इनके पास कुछ भी नहीं पाया गया था तथा लाखों शरणार्थी भारत आ गए। इस समस्या को देखते हुए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन करा। देखा जाए तो लाखों लोग जब भारत आए थे तो कहीं ना कहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना है, कहीं ना कहीं ये दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहने लगे, फिरोजाबाद के इलाके में रहने लगे, जो कि आपने खुद अपने इंग्लिश के टॉपिक में पढ़ा होगा, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपके क्लास टीचरों ने पढ़ाया भी होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी अगला टॉपिक क्या कहता है कि भारत पाकिस्तान 1971 में युद्ध हुआ, इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन गया था, यानी बनकर उभरा। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी। 1971 में अगर देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान में शासन व्यवस्था की बागडोर कौन चला रहा था? याह्या खान, जो कि सैनिक शासन को इन्होंने जन्म दिया था। अब ये याह्या खान क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर, यानी हम बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान,
पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जबरन उर्दू भाषा थोप रहे थे, अपनी संस्कृति थोप रहे थे और उनकी संस्कृतियों को नष्ट कर रहे थे। जनता इसका विरोध कर रही थी। जनता के जन आंदोलनों को कहीं ना कहीं याह्या खान ने दबा दिया। और देखा जाए तो 1970 में क्या हुआ, सभी पार्टी यानी सभी 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली किसको, शेख मुजीबुर रहमान को मिली और इनको गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान के जेल में डाल दिया गया। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कहने का मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान में शासन कौन करेगा, याह्या खान करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सूझबूझ तरीके से उस समय अगर देखा जाए तो 1971 में भारत की जो प्रथम जो महिला थी प्रधानमंत्री की हम बात करें, इंदिरा गांधी थी। स्ट्रेटेजी के साथ युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवा दिया। तो ये कुछ इसकी कहानी थी जिसे अभी हमने पढ़ा और समझा। तो प्यारे बच्चों, अब हमें 7वां क्वेश्चन पढ़ना है कि नेपाल का राजतंत्र और लोकतंत्र। अगर देखा जाए तो नेपाल की सदियों पुरानी खुद की एक संस्कृति रही है। आज तक नेपाल को किसी ने गुलाम नहीं बनाया, यानी कोई भी देश नेपाल को गुलाम नहीं बना सका और ये स्वतंत्र देश था। प्यारे बच्चों, अब हमारा आंसर क्या कहता है कि पहले के समय में अगर देखा जाए तो नेपाल में क्या था, राजतंत्र। वहां के लोग जब हमारे भारत में आए, जब हमारा भारत देश आजाद हो गया, डेमोक्रेसी का शासन आया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि भारत में लोकतंत्र अगर देखा जाए तो सही मायने में सबसे अच्छा लोकतंत्र भारत में है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा, हमारी संस्कृतियों को देखा, लोकतंत्र व्यवस्था को देखा, संसदीय शासन प्रणाली को देखा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक विचार आ गई थी। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम अपने देश में भी राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को ला सकते हैं। इसलिए वहां की जनता ने क्या है कि आवाज लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखा, वहां की जनता खुले और क्या है उत्तरदायी शासन की आवाज उठा रही थी, यानी मांग कर रही थी कि भाई अब हमारे देश में राजतंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र व्यवस्था को कायम करना जरूरी है। राजा ने सेना के द्वारा शासन पर क्या किया, पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया था। राजा जानते थे कि ये जनताओं की कुछ मांग है लोकतंत्र को लेकर, लेकिन उनके मांगों को ठुकरा दिया गया, उनके आंदोलनों को कुचल दिया गया और 1990 में एक सफल जन आंदोलन हुआ। अब यहाँ पर बताया जाता है कि राजा ने लोकतंत्र संविधान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया था, मान ली थी इस बात को। नेपाल में लोकतंत्र ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा। अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो नेपाल में लोकतंत्र ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं रहा। अब यहाँ पर होता क्या है, कहीं ना कहीं नेपाल के जो राजा थे उनको डर था कि कहीं ना कहीं जो मेरी शासन व्यवस्था है वो खतरे में पड़ रही है और लोकतंत्र आने से मेरी जो शासन व्यवस्था है वो चरमरा उठेगी, खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं भारत यानी कहीं ना कहीं नेपाल में लोकतंत्र आ जाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र में संविधान व्यवस्था की तो बात को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में नेपाल में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था। अब माओवादियों की बात कर लेते हैं। माओवादियों की एक विचारधारा है, वो चाहते हैं कि भाई राजतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और नेपाल में लोकतंत्र आना चाहिए। माओवादी का मतलब है यहाँ पे कुछ विचारधारा वाले लोग। अब माओवादियों का राजा तथा अभिजनों से क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह होना शुरू हो जाता है। अब 2002 में राजा ने संसद को बंद कर दिया। जो कुछ हमें लोकतंत्र से कुछ आजादी मिली थी, अब संसद बंद कर देने से अब जो सारा जो शासन व्यवस्था की जो बागडोर होगा वो तो राजा ही चलाएगा। कहीं ना कहीं अब लोकतंत्र की हम आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे। इससे जो कुछ थोड़ा लोकतंत्र था अब वो क्या हो चुका था, पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब 2006 में यहाँ पूरे देश में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हुए। जनता 2006 में जन आंदोलन कर देती कि भाई अब हमें नेपाल में राजतंत्र नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। तो आंदोलन में अगर देखा जाए तो 7 पार्टियों का गठन हुआ। माओवादियों सामाजिक कार्यकर्ता सब ने मिलकर आंदोलन में भाग लिया और कहीं ना कहीं नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया और वहां संविधान सभा के लिए भी अब काम चल रहा है। माओवादियों ने भी संघर्ष तो छेड़ दिया था। इस तरह नेपाल में क्या पाया गया, शुरुआती दौर में लोकतंत्र पाया गया है। अब अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो नेपाल में क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था पाई गई है। तो प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र।
श्रीलंका का अगर पुराना नाम देखा जाए तो प्यारे बच्चों क्या नाम है? सिलोंग। आजादी 1948 में मिली थी, तब यहाँ पर लोकतंत्र आ चुका था। जैसे ही देश आजाद हुआ तब इन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम अपने देश में लोकतंत्र व्यवस्था को कायम करें। तो अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका, यानी भारत पहले आजाद हुआ तो लोकतंत्र को अपना लिया, श्रीलंका आजाद हुआ तो लोकतंत्र को अपना लिया। तो दक्षिण एशिया में दो देश ऐसे थे कि आजादी के तुरंत बाद ही लोकतंत्र को एक्सेप्ट कर लिया था। और श्रीलंका की समस्या क्या थी? जातीय संघर्ष थी। भारत से जा बसे तमिल लोगों को लेकर काफी हद तक विवाद रहता। क्यों भाई? भारत से जो लोग गए थे, तमिल लोग की बात कर रहे हैं, कहाँ चले गए थे? श्रीलंका में चले गए थे। इसी को लेकर काफी हद तक विवाद रहा है, घमासान लड़ाइयां भी हुई है। छोटे से देश में दो देशों की मांग हो रही है कि तमिल के लिए एक अलग देश बनेगा और सिंगली समुदाय के लिए एक अलग देश बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के मूल निवासी जो थे वो सिंगली समुदाय के थे। भारतीय तमिल के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तमिल सिंगली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना है कि ये भारत के जो थे तमिल के साथ साथ जरा भी कोई छूट नहीं देनी चाहिए। वो पता क्या कहते थे कि अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के समय में तमिल के जो लोग थे वो श्रीलंका में आए थे बागवानों की खेती करने के लिए। उनके अगर देखा जाए परिवार वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, बस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो होंगे वो श्रीलंका के मूल निवासी कहलाएंगे, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंगली समुदाय का है। तो श्रीलंका के जो देशवासी है वो खुद कह रहे हैं कि ये सिंगली समुदाय का, अब यहाँ पर तमिल के लोगों का कोई भी काम नहीं है। तमिल के जो लोग हैं अपने देश में जाएं, अपने देश में रहें। लेकिन एक घटना यहीं पर घटती है कि उगर तमिल संगठन यानी लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम का एक संगठन का गठन हुआ। ये तमिल के लोगों ने एक संगठन बना लिया। कहा कि जब श्रीलंका से जब इन्होंने सिंगली समुदाय के लोगों ने बात मानी ली है कि हमें निकाल के रखना है, तो हम क्यों ना अपने देश के लिए एक अलग मांग करें। यानी तमिल के लोगों ने कहा कि हम श्रीलंका में एक अलग देश बनाएंगे। भाई छोटा सा देश एक अलग देश कैसे बन पाएगा? ये संगठन श्रीलंका में तमिल के लिए क्या था? एक अलग देश की मांग कर रहे थे और श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। अब हम बात करते हैं कि तमिल जो निवासी थे, तमिल के जो लोग थे, उन्होंने उत्तरी पूर्वी हिस्से पर अपना नियंत्रण जमा रखा था। जब वहां तमिलों के साथ गलत हो रहा था तो तमिल लोग हमारी सरकार पर दबाव बनाते थे और भारतीय सरकार श्रीलंका सरकार से बात कर रही थी। और राजीव गांधी ने ये दौरा भी किया था कि 1987 में शांति सेना भेजी थी समझौता करने के लिए। पर होता क्या, वहां के लोगों ने ये समझ लिया कि भारत सरकार उनके मैटर में दखल अंदाजी कर रही है, अरोड़ा डाल रही है। तो 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस आ गई। और बाद में कुछ नहीं होता है, बहुत छोटी सी घटना होती है कि यहाँ पे आइसलैंड और नॉर्वे के दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाया गया। आइसलैंड और नॉर्वे जो देश थे, इन दोनों देशों ने क्या करवाया था? समझौता करवा दिया था। अब अगर देखा जाए, नोट क्या कहता है कि श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रखा, बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखा। वो जानता है कि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जनसंख्या का जो घनत्व विस्फोट होगा एक ना एक दिन फट जाएगा। जरूरत के जितने भी संसाधन होंगे वो हमसे दूर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दक्षिण एशिया में श्रीलंका ने सबसे पहली अपनी अर्थव्यवस्था का इन्होंने उदारीकरण कर दिया। अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया का वे देश जिसकी हम बात करें श्रीलंका, अपनी अर्थव्यवस्था का इसने उदारीकरण कर दिया। प्यारे बच्चों, अब नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान में हमेशा संघर्ष देखने को मिलता रहता है। भारत और पाकिस्तान सिंगल एक अभी ना खत्म होने वाली एक क्या श्रृंखला लगती है। यानी दोनों देशों के बीच में घमासान लड़ाइयां होती रहती, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां, बड़ी बड़ी मुद्दे को लेकर लड़ाइयां। जैसे कि हम बात करते हैं आगे के टॉपिक में देखेंगे। पहला युद्ध 1947 से लेकर 48 में कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था। पाकिस्तान लाचार है, लतखोर है, बिल्कुल सच बता रहा हूं तुम्हें। इसको कश्मीर चाहिए, इसका तो बस चले तो ये तो पता क्या कहता है कि आप अपना भारत ही दे दो, उस पर हमारा ही कब्जा हो जाएगा।
बट ऐसा नहीं है। कश्मीर को लेकर अगर देखा जाए तो ये हमेशा क्या करता है, लड़ाइयां करता रहता है, आतंकवादियों को भेजता रहता है कि कश्मीर हमारा है। तब नेहरू जी उस समय देखा जाए तो प्रधानमंत्री थे, तो कश्मीर के दो हिस्से हुए थे, जम्मू और कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अगर देखा जाए तो पीओके, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको अपने कब्जे में किसने ले रखा है, पाकिस्तान ने, यानी पश्चिमी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 1965 में हुआ था, तब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। और देखा जाए तो तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1971 में हुआ था, तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, यानी भारत की हम बात कर रहे हैं। और चौथा युद्ध 1999 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और तब कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल एक जगह का नाम है, इसलिए इसको कारगिल युद्ध कहते हैं। 1998 में भारत में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया, उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो 1998 में भी किया था। जब परमाणु परीक्षण जब किया था ना राजस्थान के पोखरण में, तो पाकिस्तान में भूकंप आ गया था, जमीनें दलदला गई थी वहां पे। 1999 में पाकिस्तान ने जगाई पहाड़ी में अपना परमाणु परीक्षण किया। अब भाई देखा जाए तो जब भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है तो पाकिस्तान कह रहा है मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी परमाणु परीक्षण करूंगा। कौन से पहाड़ पर करेगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, जगाई पहाड़ी में ही करेगा। तो इसने जगाई पहाड़ी में अपना परमाणु परीक्षण किया, और भारत पाकिस्तान दोनों की सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहती है, कहती है कि पाकिस्तान लुके छिपी ढंग से हिंसा करता रहता है, लुका छुपी का खेल खेलता है, और हमारे ऊपर क्या करता है, हिंसा करता है। तो पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवाद अलगाववाद को बढ़ावा देता है। बात तो सही है भाई कि पाकिस्तान के जितने भी अगर देखा जाए वहां के जो लोग हैं, लोग की बात नहीं करते, पाकिस्तान की जो सेना है, आतंकवादी जो संगठन है, तो कश्मीर में उग्रवाद अलगाववाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है, या कह सकते हैं पाकिस्तान की पार्टियां भी समर्थन करती है, चाहे वह पैसे, ट्रेनिंग तथा हथियार देकर क्यों ना करे। 1985 से लेकर 1995 में खालिस्तान आतंकवादियों को गोला बारूद देता था। अब पाकिस्तान कहता है कि भारत सरकार खुफिया एजेंसी सिंधु बलूचिस्तान के समस्याओं को भड़काता है। देखो भाई, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भारत सरकार जो है खुफिया एजेंसी सिंधु बलूचिस्तान के समस्याओं को भड़का रहा है। और 1961 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, सिंधु नदी को लेकर समझौता करवाया गया, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु जो नदी है, तिब्बत के मानसरोवर से जम्मू कश्मीर से होते होते सीधा कहाँ जाती है, अरब सागर के खाड़ी में। क्या होगा अगर भारत ने सिंधु नदी को रोक दिया, पता कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। वहां की जो जनता है, जनता के जो बच्चे होते हैं अपना पिछवाड़ा भी नहीं धो सकते। तो भारत और पाकिस्तान में विवाद के कुछ मुद्दे हैं, जैसे हम बात करते हैं कश्मीर को लेकर, गुजरात का रण कच्छ, सक्रीक रेखा को लेकर, और नदी जल को लेकर, और विचारों को लेकर। हमेशा पाकिस्तान की सोच ही ऐसी है कि भाई कभी कश्मीर के मुद्दे को लेकर करेंगे, गुजरात के रण कच्छ सक्रिय रेखा को लेकर, नदी जल का तो करते ही रहते हैं, और विचारों को लेकर, विचारों की सहमति नहीं है इनकी। अब हम बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी 3 मुद्दे बताओ जिन पर सहमति है और 3 असहमति है। तो हम बात करते हैं कि सकारात्मक अगर देखा जाए तो सहमति में क्या है कि पिछले 10 वर्षों से अधिक संबंध अच्छे हुए हैं। किसकी बात कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश, यानी पूर्वी बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश भारत की पूर्वचलों की नीति का हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बांग्लादेश है वो भारत की पूर्वचलों की नीति को कहता है, और आपदा प्रबंधन या पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग करते रहते हैं। व्यापार भी बढ़ते जा रहा है। और अगला टॉपिक क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना कि नकारात्मक विवाद कैसे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर कुछ मतभेद है भारत और
बांग्लादेश के बीच की बात हो रही है। भारत में अवैध अप्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। 1971 में बांग्लादेशी अप्रवासी जो लोग थे वो लाखों शरणार्थी कहीं ना कहीं हमारे भारत में आ गए, इसलिए बंगाल की जो सरकार है वो खंडन करती है, विरोध करती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर वो आकर रह गए, अब उनको भगाया भी तो नहीं जा सकता है। अब ये 1971 की घटना थी। और भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद को बांग्लादेश की जमीन से फैलाना, सेना को पूर्वोत्तर की जगह जाने के लिए रास्ता नहीं देना। अब देखो भाई, बांग्लादेश की भी ये नीति क्या है, पॉलिसी गलत है। अगर सेना को ना पूरब की ओर जाने के लिए रास्ता देता तो सही रहता, क्योंकि ये आतंकवाद को खत्म कर सकते थे। और म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना। अगर म्यांमार से हमारे जो अच्छे संबंध तो है, वहां से अगर हम प्राकृतिक गैसों का निर्यात अगर करने लगेंगे तो इससे बांग्लादेश को भी काफी हद तक फायदा हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश नहीं चाहता, कुछ अरोड़े बांग्लादेश डाल ही देता है। भारत और नेपाल के संबंध तथा मनमुटाव के बारे में पढ़ लेते हैं। सकारात्मक संबंध अगर देखा जाए तो दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों के बीच संधि हुई है कि जिससे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के देश में बिना वीजा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन मुद्दों पर सहमति करते हैं, आपस में सहयोग देते रहते हैं। अब नकारात्मक संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं कि नकारात्मक संबंध क्या है। कि नेपाल संबंधित मनमुटाव अतीत में हुआ था, पास्ट में हुआ था। नेपाल तथा चीन की नजदीकियां, जिसके कारण भारत को खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। जो नेपाल जो सरकार है भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ वो कदम ही नहीं उठाती। माओवादी आंदोलन का नक्सलवाद कहलाना। अब ये जो माओवादी जो लोग थे आंदोलन करने वाले, अब ये नक्सलवाद होते जा रहे हैं। नेपाल को लगता है कि भारत उनकी क्या पनबिजली परियोजना को हथियाना चाहता है, बट ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें 2-2 अंक वाले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले 2 देशों के नाम बताइए। पहला कौन सा, भारत, और दूसरा कौन सा, श्रीलंका। दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है? बात तो वही है भाई, दक्षिण एशिया का मतलब दक्षिण के देश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान और म्यांमार। तो यहाँ पे जो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो ये इसके कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों कि भारत और पाकिस्तान के बीच किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख किया गया है। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। ये आपको सेकंड बुक में पढ़ाया जाएगा। बस आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख कीजिए, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें लोकतंत्र व सेना शासन रहा है। पहला, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मालदीव के किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई गई है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई गई है। तो प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने परमाणु परीक्षण पहला सन 1974 में, उसके बाद 1998 में किया था। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर विवाद रहा है। तो पहला क्या है, सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है, 4 अंकों वाले क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कोई कारण बताइए। तो राजनीति में अगर देखा जाए तो सेना का हस्तक्षेप है भाई। राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का भी दबदबा है यहाँ पे, और विदेशी ताकतों का भी इसमें क्या हस्तक्षेप है। और राजनीतिक दलों एवं नेताओं को संकीर्ण स्वार्थ इत्यादि पाया गया इसमें। राजनीतिक दलों और नेताओं की अहम भूमिका इसमें है। इन कारणों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है और सेना शासन का दबदबा रहा है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी लिखी है। 2006
तक संवैधानिक राजतंत्र जन विद्रोह हो गया, उसके बाद लोकतंत्र की व्यवस्था कायम हुई। यानी हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हुई। राजतंत्र का जो प्रभाव था अब वो समाप्त हो गया, यानी राजा का जो प्रभाव था अब वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता और माओवादियों का प्रभाव इत्यादि शामिल हुआ है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण सार्क के उद्देश्यों का वर्णन करते हैं कि दक्षिण एशिया के जो लोग हैं अपने जीवन स्तर में वृद्धि करना चाहते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हमें आर्थिक विकास चाहिए, सामाजिक प्रगति चाहिए, अपनी संस्कृति को उन्नति की ओर ले जाए। और दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास की जो कमी थी, अब धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना ताकि आपसी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सके, ये था हमारा सार्क का कुछ उद्देश्य। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे दो मामलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच में आपसी सहयोग और आपसी असहमति है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य सहयोग के मामले में पहले हम बात करते हैं, बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। और दूसरा क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व प्रबंधन का पर्यावरण के मामले में सहयोग करता है। अब हम बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य असहयोग के मसले, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर मतभेद है और भारत बांग्लादेश से क्या अवैध अप्रवास का खंडन करता है। तो ये कुछ थे हमारे टॉपिक जो कि अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, 1 से 2 बार वीडियो को आप देखें, जल्द आपको समझ आ जाएगा। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें और एग्जाम में लिखने का जो पैटर्न होना चाहिए इसी तरीके से होना चाहिए। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएं और जो क्वेश्चन आंसर तुमसे पूछ रहा वही उसका आंसर दें। घुमा फिरा के आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, जितने अंक के हैं उसी के हिसाब से आपको आंसर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।